चंद साल से मैं ये जानने की कोशिश में लगा हुआ हूं कि आखिर एक ऐसे मुल्क में जहां तालीम इंतहाई कम है वहां पिछले 74 बरसों में अखबारात, रसाइल, किताबें जब्त क्यों की जाती रही हैं और फिर आखिर उनका बनता किया है वो किसी अतोशा खाना में रखी जाती है। पता चला इसका नाम रिकॉर्ड ब्रांच है जहां हर चंद साल बाद पुराना रिकॉर्ड खास तौर पर पढ़ने लिखने वाला मवाद ज़ाय कर दिया जाता है। कैसे किया जाता है ये भी दिलचस्प मालूमात हासिल हुई। एक साबिक अफसर ने इंकिशाफ किया कि कराची में साइट के इलाके में एक फैक्ट्री है जो गत्ते बनाने का काम करती है। इससे मामलात तय हुए। अब आप लोग घरों में बैठकर अपने अपने डब्बों में तलाश करें हमारी सियासी तारीख, लिटरेचर और सर्द जंग के ज़माने की रूसी किताबों को। वैसे आज कल इस तोशा खाना में दाएं बाजू से जब्त किया हुआ मवाद भी मिल जाएगा। कोई 2-3 साल पहले तुर्बत के एक बिक स्टॉल पर छापा पड़ा तो सारी किताबें जब्त कर ली गईं, जिनमें डॉक्टर मुबारक अली की तसानीफ भी शामिल थीं और कई बलोची किताबें। दुकानदार को तो चंद दिन बाद रहा कर दिया गया मगर इस बेचारे को किताबें वापस ना मिले। दिलचस्प अमर यह है कि वही किताबें दूसरे शहरों में दस्तयाब हैं। आपको यकीन नहीं आएगा मगर स्पेशल ब्रांच के एक पुराने अफसर ने बताया कि जिस जमाने में हमूद और रहमान कमीशन रिपोर्ट लीक हुई तो ऊपर से हुक्म आया तमाम कापियां जब्त कर ली जाएं। मजहर साहिब यकीन करें कोई 2 कमरे सिर्फ इस रिपोर्ट से भरे पड़े थे। बाद में उनको ज़ाय करने का हुक्म मिला। बाईं बाजू की जमातों से ज्यादा उनके लिटरेचर से खौफ अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है। इसलिए जो कवानीन 1857 की तहरीकन आज़ादी को दबाने के लिए बनाए गए वो आज भी किसी न किसी शक्ल में पाकिस्तान और भारत में मौजूद हैं। मगर अंग्रेज इससे निकल गया और बरतानिया में आज भी आपको बहुत सा पुराना लिटरेचर मिल जाएगा। इस जमाने में तरक्की पसंद मुसन्निफीन इसका खास शिकार हुए। तरक्की पसंद अफसाना निगार सज्जाद ज़हीर के मजमूए ए अंगारे से लेकर मंटो और इस्मत चुगताई के ड्रामों और अफसानों तक जब्त हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद भी ये सिलसिला जारी रहा। जोश, फैज़, गालिब, सिब्त हसन, सादत हसन मंटो न सिर्फ ज़ेर इताब रहे बल्कि उनकी शायरी और ड्रामों अफसानों पर पाबंदी रही। क्या कहूँ सिवाय इसके कि हर मुहिब वतन जलील हुआ, रात का फासला तवील है। भुट्टो साहिब के दौर में भी जहाँ दाएं बाजू के अखबारात और रसाइल जसारत, सदाकत, जिंदगी और उर्दू डाइजेस्ट ज़ेर इताब रहे, वहीं बाईं बाजू के सहाफ़ी हुसैन नकी के अखबार पंजाब पंच पर भी पाबंदी लगी। अब ये सारी चीज़ें सरकारी तोशा खाना में तो हैं नहीं, बदकिस्मती से इनमें से बेशतर पब्लिशर्स ने भी उनको महफूज नहीं रखा। अलबत्ता मैंने 1978 के अल्फतह के कुछ एडिशन कुछ साल पहले एक साहिब से ले लिए। मैंने जब सहाफ़ियों की तंजीम PFUJ की तारीख पर काम शुरू किया तो जहां बहुत से सीनियर सहाफ़ियों की तहरीरों के अलावा मेरी ये कोशिश रही कि इस ज़माने में एजेंसियों की मुरत्तब करदा कुछ रिपोर्ट्स भी शामिल की जाएं जो बाकायदा फ़ाइलों की शक्ल में तैयार की गईं। पता चला सब ज़ाय कर दी गईं। बदकिस्मती से इन सियासी जमातों में PPP और ANP ने भी, जिनकी हुकूमतें भी बने, ये काम नहीं किया, वरना कई तहरीकों बशमूल MRD के हवाले से बड़ा मवाद जमा जाता। मैंने तो साबिका मशरिकी पाकिस्तान के लोगों से दरख्वास्त की पुराने रिकॉर्ड हासिल करने की मगर कुछ मसाइल आड़े आ गए। एक बार मेराज मोहम्मद खान ने अपनी वफात से कुछ माह पहले फ़ोन किया और बताया कि लाहौर से स्पेशल ब्रांच की तरफ से एक ख़त मौसूल हुआ है जिसमें दरियाफ्त किया गया है कि जनाब मिनहाज बरना का पत्ता बताया जाए। मैंने उनके अफसर को फ़ोन करके कहा भाई उनके तो इंतकाल को भी कई साल हो गए। जवाब आया फिर भी घर का पत्ता बता दें ताकि फ़ाइल बंद कर दी जाए। इसी दौरान सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के बानी रुकन में से एक जनाब मुस्तफ़ा हैदर मरहूम की एक तहरीर नज़र से गुजरी जिसमें उन्होंने इंकिशाफ किया कि जब वो यूनियन के रिसाले के लिए डिक्लेरेशन लेने डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर गए तो कोई 1 हफ्ते बाद मालूम करने पर यह कहा गया कि एजेंसियों ने इसको कम्युनिस्टों की जमात कहकर NOC नहीं दिया। हैदर साहिब ने दिलचस्प रिमार्क्स दिए, भाई नहीं देना था तो कह देते मगर ये तो ना कहते क्योंकि मैं तो सारी जिंदगी एंटी कम्युनिस्ट रहा हूँ। 1979 में तेहरान में अमरीकी सिफारत खाने पर तलबा के कब्जे के बाद वहां से CIA का बहुत सा खुफिया लिटरेचर भी मिला जिसमें पाकिस्तान पेपर्स भी शामिल थे। सरकारी तौर पर तो ये जब्त ही रहे। हमारी हुकूमतों के पास इसमें CIA और हमारे भाई लोगों के रवाबित के बारे में भी बहुत कुछ था मगर 2 सहाफ़ियों अली हामिद और अली आबिद ने वो किताब की शक्ल में शाये कर दी मगर बहुत सी मालूमात मिसिंग रहीं। काश आज अवाम को माजी की उनगिनत तारीखी दस्तावेज़ात 1971 से लेकर एबट आबाद कमीशन,
اور सी 130 سے لیکر کارگل تک کی کمیشن رپورٹ کے بارے میں حقائق بتائے جائیں۔ معلومات دینے سے راہیں کھلتی ہیں جبکہ پوشیدہ رکھنے سے افواہیں جنم لیتی ہیں، جس کو آج فیک نیوز کا نام دیا جاتا ہے۔ اندازہ یہی ہوتا ہے کہ ریاست کو ہمیشہ سے سوچ سے خوف رہا، اسی لیے اس ملک میں قیام سے لے کر آج تک تحریر و تقرر زیر اتاب رہی۔ انگریز گیا تو اپنا توشہ خانہ بھی ساتھ لے گیا، مگر وہ خاصی حد تک محفوظ ہے۔ ہم نے تقسیم کے وقت ہر چیز لے لی، یہاں تک کہ کالے قوانین بھی، مگر نہیں لیا تو وہ ریکارڈ جو ہمیں بتاتا کہ جنگ آزادی کس نے کیسے لڑی، حسرت موہنی کو کیوں سزا ہوئی۔ ہمارے پاس تو وہ ریکارڈ بھی نہیں ہے کہ محمد علی جناح نے اپنی اہلیہ کے ساتھ سنسرشپ کے خلاف جلوس نکالا۔ اگر 11 اگست 1947 کو جناح کی تقریر کی آڈیو ریکارڈنگ موجود نہیں تو باقی کیا ہوگا؟